Today's chapter is Lost Spring. Clear? Lost Spring जो है ये मेटाफरिकल है. मेटाफरिकल मतलब मेटाफर मैंने पढ़ाया है. मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली. जब आप एक्सेप्ट ही कर लेते हैं कि ये वर्ड या ऐसा ही है तो दैट इज कॉल्ड मेटाफर. हिंदी में इसको कहा जाता है रूपक अलंकार. ठीक. अब लॉस्ट स्प्रिंग में स्प्रिंग जो वर्ड है वो मेटाफर है. किसके लिए? बचपन के लिए. स्प्रिंग मतलब बसंत का मौसम. वो क्या लेके आता है? वो खुशियाँ लेके आता है. जब बसंत का मौसम आता है तो आप लोगों को लगता है कि वातावरण में मतलब एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ गए. सडनली सारी तरफ हरियाली, सब तरफ हरियाली फैल जाती है ना, और माहौल बड़ा खुशनुमा हो जाता है. हम बहुत सारे फेस्टिवल्स भी उस मौसम में मनाते हैं. वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाते हैं. तो ये सारी चीज़ें वो उस स्प्रिंग को दर्शाती हैं. अच्छा, स्प्रिंग एक और चीज़ को बताता है, वो है बचपन. बचपन कैसे? क्योंकि बचपन वो गोल्डन टाइम है जिस टाइम में आप खुलकर एंजॉय करते हो. आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता है. आपके माइंड में कुछ नहीं रहता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कितना कमा रहा है कौन कमा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, खाना कौन खा रहा है, कितना मिल रहा है, कौन नहीं खा रहा है. कोई टेंशन नहीं होता है ना. वो बचपन बहुत ज़्यादा बहुमूल्य होता है. मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्या है, प्रेशियस है, अनमोल है, कीमती है. तो अब उसी बचपन के लिए वह बचपन जब खो जाता है तो उसी को कहा गया है लॉस्ट स्प्रिंग. अब इस स्टोरी में मतलब इस चैप्टर में हमारी जो ऑथर है जो है अनीस जंग. अनीस जंग इंडियन बेस की ऑथर हैं. तो उन्होंने जो स्टोरी लिखी है वो इंडियन थीम्स पे रिलेटेड लिखी है. अच्छा, इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं. पहली स्टोरी है जिसका नाम है समटाइम्स आई फाउंड रुपी इन गार्बेज. मतलब कभी कभी मुझे कचरे में से पैसा या रुपया मिल जाता है. नंबर 2, आई वांट टू ड्राइव अ कार. तो ये जो पूरा चैप्टर है ये दो पार्ट्स में या दो स्टोरीज में डिवाइडेड है. पहली स्टोरी है इसकी समटाइम्स आई फाउंड रुपी इन गार्बेज. अच्छा, इसमें थीम्स जो यूज़ किए गए हैं दोनों में लगभग एक ही थीम है. सिर्फ स्टोरी दो अलग अलग है, थीम एक ही है. वो थीम पहला क्या है? पॉवर्टी. पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी. गरीबी को बताया गया. दूसरा चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी. जब बच्चों से उनकी पढ़ाई छीन कर या उनका बचपन छीन कर उनसे मजदूरी कराई जाती है, दैट इज चाइल्ड लेबर. क्लियर? अब शुरू करते हैं पहली स्टोरी से. पहली स्टोरी कहाँ शुरू होती है? पहली स्टोरी शुरू होती है तब जब अनीस जंग एक गली में जाती है, दिल्ली की एक गली में, जिस गली का नाम क्या है? सीमापुरी. वहाँ उन्हें एक बच्चा मिलता है. उस बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम है साहिब. अब वो देखते हैं कि वो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ घूम रहा है ना. हमारी अनीस जंग जो देख रही थी वो देख रही थी, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो बच्चा घूम रहा है, सिर्फ वो कचरे उठा रहा है. ही वॉज अ रैग पिकर. वो रैग पिकिंग कर रहा है, मतलब कचरे उठा रहा है. आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं ना, ऐसे कंधे पे बड़ा सा बस्ता लटका के लंबा सा चिमटा रखे ऐसे कचरा वचरा डालते रहते हैं. तो वो क्या करते हैं, उसमें से जो प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक अगर मिलता है तो वो प्लास्टिक गार्बेज के फॉर्म में वो कबाड़ी के भाव में बेचते हैं. अगर शराब की बोतलें मिल जाती है तो उनको अलग दाम में बेचते हैं. उनसे जो पैसे आते हैं उस पैसों से वो अपना एक्सपेंस चलाते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं. तो इसलिए इसका नाम लिखा गया समटाइम्स आई फाउंड रुपी इन गार्बेज. कभी कभी उनको पैसा भी मिल जाता है. ठीक. तो उन्होंने पूछा, किसने पूछा? अनीस जंग ने पूछा उस साहिब को कि बेटा आपका पूरा नाम क्या है? तो बच्चे ने कहा साहिब आलम. बड़ी खुशी से पूछा. तो अनीस जंग को बड़ा दुख हुआ. दुख किस चीज़ के लिए हुआ? कि उस बच्चे को उसका नाम का मतलब नहीं पता. साहिब आलम का पूरा मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब शहंशाह. तो शहंशाह, नाम शहंशाह है लेकिन काम कैसा कर रहा है वो? रैग पिकिंग, है ना, कबाड़ी उठा रहा है. तो उन्होंने ये सोचा कि बहुत सीरियस मैटर है. उन्होंने ये सोचा कि इस बच्चे को अपने नाम का मतलब तक नहीं पता. अगर इसको पता चला कि इसका नाम राजा है और ये सब काम कर रहा है तो इसको कितना दुख होगा. उन्होंने समझाया नहीं. उन्होंने पूछा कि बेटा पढ़ने जाते हो? तो साहिब ने कहा नहीं जाता हूँ पढ़ने. क्यों नहीं जाते हो?
बस ऐसे ही, क्योंकि वो पढ़ने जाने के लिए फीस चाहिए होगा, यूनिफॉर्म चाहिए होगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ये सब कर सकें। तो क्या करते हो, नहीं मैं कचरे उठाता हूँ, तो इसको क्या करते हो, उसको बेचता हूँ। और आपके मम्मी पापा वो भी यही काम करते हैं। अच्छा, तो आपको ये कचरे उठाने के बाद कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी तो मुझे पैसा भी मिल जाता है, और ये हम लोग के लिए बड़ा अच्छा लगता है। हम गली गली ढूंढ ढूंढ के जाते हैं। आप कौन सी गली में रहते हैं? नहीं, हम इधर मलाड साइड रहते हैं। सॉरी, मलाड तो मुंबई में है ना, गोरेगांव साइड रहते हैं, वो भी मुंबई में है। गुड़गांव दिल्ली के पास में, जहाँ हम गुड़गांव नहीं, उधर ज़्यादा नहीं हुआ, वो अबू का इलाका है, उधर पिताजी जाते हैं। ये सब बातें हो रही थी, मतलब ऐसे ही। तो उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा कि बच्चा बड़ा खुश था कि वो रैक पिकिंग करता है, वो कचरे उठाता है। कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है कि उसको कोई 1 रुपया पैसा मिल जाता है, बहुत खुश हो जाता है। तो ये उनके लिए एक ट्रेजर हंट की तरह था, ये ट्रेजर हंट, खजाने की तरह। अब इन्होंने ऑब्जर्व किया किसने? अनीस जंग ने, कि वो जो रैक पिकिंग का काम था, कचरा उठाने वाला काम था, वो दोनों के लिए अलग अलग सेंस में था। बच्चों के लिए एक ट्रेजर हंट था कि बच्चों के लिए वो खजाना ढूंढने वाली टेक्निक थी। ट्रेजर हंट का मतलब ऐसा हंट, एक एडवेंचर जिसमें उनको खजाना मिलेगा। बच्चों के लिए ट्रेजर हंट था, और बड़ों के लिए वही क्या था? सर्वाइवल था, पेट चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, या खाना जुगाड़ करने के लिए बड़े लोग का ये काम है। तो अब अनीस जंग ने पूछा कि बेटा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनती? तो वो साहिब के साथ में एक दूसरा लड़का था, वो क्या बताया, अरे नहीं, चप्पल नहीं पहनते, चप्पल पहनने से गिर जाती है, पैर को आदत हो जाएगी ना, तो फिर बिना चप्पल के बहुत दिक्कत होती है, और हमको तो बहुत जगह जाना होता है। चप्पल अगर कीचड़ में फंस गया तो निकालने में मुश्किल हो जाएगी, धूप में अगर बाहर रख दिए तो टूट जाएगा, ऐसा लगता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर अच्छी चप्पल हो तो नहीं, बोले चप्पल पहनने का हमारे पास रिवाज ही नहीं है। हमारे घर वालों ने साफ मना किया कि बेटा चप्पल मत पहनना। आप लगता है बहुत अलग अलग तरह के लॉजिक लगा के उन बच्चों ने ये रिफ्यूज़ किया कि नहीं, चप्पल नहीं पहन सकते। सोचो वो कंडीशन कैसी होगी कि वो बच्चे तपती धूप में कचरा उठा रहे हैं सड़क पर, वो भी नंगे पाँव। तो ये अनीस जंग को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चा ये बताओ, अगर मैं किसी दिन स्कूल खोल लूँगी तो क्या तुम पढ़ने आओगे मेरे पास? तो साहिब ने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? तो अनीस जंग ने कहा नहीं बेटा, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, आप सिर्फ आइए हमारे पास और पढ़िए। साहिब खुश हो गया, बोला कि ठीक है मैडम, आपका जब स्कूल खुलेगा आप हमको बता देना, हम पढ़ने आ जाएंगे। अब बहुत दिन बाद क्या हुआ, अनीस जंग को बड़ा बुरा लगा था उसी टाइम में जब ये बातचीत हो रही थी। फिर अनीस जंग वापस चली गए। बहुत दिन बाद अनीस जंग जब वापस वहाँ आए तो उन्होंने ये पता किया कि वो जो साहिब आलम है वो ढाका से आए हुए हैं। उनकी फैमिली कहाँ से आई हुई है? ढाका से आई हुई है, और ढाका में उनकी बहुत सारी खेती बाड़ी थी, लेकिन तूफान आया और बार आने की वजह से उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई और घर भी बह गया। तो इसीलिए वो कहाँ दिल्ली आए थे, और सीमापुरी में वो लोग सेटल हुए थे और वही कचरा उठाने का काम करते थे। तो बहुत दिन बाद जब ये मैडम हमारी अनीस जंग वापस गई कहाँ? साहिब से मिलने, मतलब उसी गली से जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि साहिब जो है वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, 5-6 साल का था सबसे पहले साहिब जब वो मिली थी, जब वो कचरे उठाता था तो उसको कोई टेंशन नहीं थी, वो बड़ा खुश था। 1-2 रुपया मिलता था उससे ही खुश हो जाता था, बिना चप्पल के वो खुश था, है ना। उसके चेहरे की खुशी ये बता रही थी कि उसका बचपना अभी जिंदा है, उस बच्चे में बचपन जीवित है। तो अब हुआ ये कि वो बचपन देख के अनीस जंग बड़ा खुश हुई। लेकिन जब बाद में वो आई थी, अनीस जंग कहाँ वापस आई थी? उसी बच्चे को देखने। तो वो बच्चा दौड़ के गया किसके पास? अनीस जंग के पास, और उसने पूछा कि मैडम आपने स्कूल खोल लिया? तो अनीस जंग को बुरा लगा। अनीस जंग ने कहा कि नहीं बेटा, मैंने अभी स्कूल नहीं खोला है, और जब भी मैं खोलूँगा मैं तुमको बता दूँगा। लेकिन वहाँ से वापस आते वक्त अनीस जंग को बड़ा बुरा लग रहा था कि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस कर दिया है जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया। अब ऐसी प्रॉमिस
करने के बाद अगर वो पूरा ना हो तो बुरा लगेगा। इसके बाद अनीस जंग वापस चली गई। फिर बहुत सालों बाद जब वो वापस आए तो उनके वापस आने तक अब ये साहिब बड़ा हो चुका था। साहिब बड़ा हो चुका, इट मीन्स जो 5-6 साल का साहिब था अब वो 12 से 15 साल, सॉरी 12-13 साल का साहिब था। क्लियर? अब 12-13 साल के साहिब के पास 12-13 साल के साहिब के पास अब एक काम था, और वो क्या कर रहा था? वो एक चाय की दुकान पे काम कर रहा था। चाय की दुकान पे काम कर रहा था। उसके कंधे पर एक क्या था? कैनिस्टर था। कैनिस्टर मतलब चाय की केतली जो बड़ी वाली होती है ना, जिसमें वो आप लोगों ने देखा होगा कि जब अनीस जंग वापस आए बहुत सालों बाद, तो अब उन्होंने क्या देखा कि ये साहिब जो था वो बड़ा हो चुका था। बड़ा हो चुका था और अब वो किसी चाय की टपरी पे काम करता था एज अ छोटू, जो कपड़ा मारता था बेंच में, और वो चाय बेचता था और उसको महीने के 800 रुपये मिलते थे सैलरी के तौर पर। लेकिन अब जब उसको महीने के 800 रुपये मिलते थे, 800 रुपये के बाद भी, पाने के बाद भी उस बच्चे के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो उसको कचरा उठाने पर मिलती थी। देन शी रियलाइज, हु रियलाइज? अनीस जंग। उसने रियलाइज किया कि ये जो बच्चा है, कौन बच्चा? साहिब आलम, वो साहिब, उससे उसका बचपन छीन चुका है। इट मीन्स उसके चेहरे की खुशी गायब हो चुकी है। वो केयरलेसनेस मतलब वो बेबाकपन मतलब किसी का डर नहीं, जिसको किसी की फिक्र नहीं है, बेफिक्री जिसको हम कहते हैं। बचपन में बेफिक्री होती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, किसी की फिक्र नहीं होती है। तो उसके बाद जो खुशी होती है, जब ये टेंशन फ्री वाला माहौल रहता है, तो जो खुशी होती है वो बचपन में होती है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके कंधे पे जिम्मेदारी आती है, आपको कैरियर का टेंशन होने लगता है। तो वो बचपन छीन चुका था किसका? साहिब का। साहिब का बचपन छीन चुका था। उसके कंधे पे एक बड़ा सा कनस्तर था, कैंस्टर, चाय की केटली बड़ी सी, और वो चाय बेचता था और उसको महीने के 800 रुपये मिलते थे। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था, क्योंकि यहाँ हियर हिज चाइल्डहुड वॉज लॉस्ट। उसका चाइल्डहुड खो चुका था, उसका बचपन खो चुका था। बचपन खो चुका था, इट मीन्स पूरी उम्र का वो गोल्डन पीरियड जो उस बच्चे का था वो खो चुका था। एंड दैट पीरियड वॉज स्प्रिंग। सो इसीलिए कहा गया है लॉस्ट स्प्रिंग। क्लियर? सो दिस वॉज फर्स्ट स्टोरी। फॉर सेकेंड स्टोरी अनीस जंग ने एक और दूसरी स्टोरी लिखी है इसी में। वो दूसरी स्टोरी है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है मुकेश के बारे में। दूसरी स्टोरी का जो टाइटल है वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब इसमें मुकेश के बारे में, मुकेश का जिक्र किया गया है। ये मुकेश वो मुकेश नहीं है ना जो गुटखा खाता है, मेरा नाम मुकेश है, मैं 24 साल से गुटखा खा रहा हूँ ना, आज मेरे गले में कैंसर, ये सब नहीं। उसके बाद फिर ऐड आता है ना, ये मेरे देश को हो क्या गया है, हर तरफ धुआं ही धुआं, वो सब नहीं है ना। ये मुकेश अलग मुकेश है। इस मुकेश की स्टोरी लिखी है अनीस जंग ने, वो भी लॉस्ट स्प्रिंग से रिलेटेड, जिसमें थीम क्या है? पॉवर्टी है और चाइल्ड लेबर है। अब ये पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर साहिब आलम की स्टोरी में हमको समझ में आ गया कैसे उसका बचपन छीन गया और वो अब लेबर मतलब एक मजदूर की तरह जी रहा है और सर्वाइवल के लिए चाय बेच रहा है। क्लियर? ये पहली स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी है मुकेश के बारे में। अब मुकेश क्या करता था? मुकेश भी एक गरीब घर का था और वो मुकेश जो था उसकी फैमिली क्या करती थी? पुरखों से बैंगल्स बनाने का काम करती थी, चूड़ियाँ बनाने का काम करती थी। अब चूड़ियाँ कहाँ बनती है? भट्टी में बनती है। भट्टियाँ जो होती है ना वो अंधेरे में होती हैं ज़्यादातर, मतलब पहले लाइट की व्यवस्था इतनी थी नहीं, और ज़्यादातर बहुत गलियों में, स्लम्स में बिजली नहीं होती। आजकल तो हर जगह बिजली है, पहले नहीं होती। और अनीस जंग एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी से बिलोंग करती थी, मतलब हाई क्लास सोसाइटी से थी। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हमको यहाँ जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? गलियों में, स्लम्स में जाना चाहिए और हमको ऑब्जर्व करना चाहिए कि इनकी लाइफ कैसी है। वो पहुँचे कहाँ? मुकेश के पास। उन्होंने देखा कि मुकेश जो बच्चा है उसकी पूरी फैमिली क्या कर रही है? बैंगल में चूड़ियाँ बना रही है। अब चूड़ियाँ बनाने का काम क्या होता है? वो एक भट्टी में ना बहुत हाई टेम्परेचर में कांच तपते रहता है, वहाँ से फिर चिमटे की सहायता से वो थोड़ा सा कांच ऐसे खींचते हैं, उसको एक फ्रेम में लपेटते हैं और उसको चूड़ी का शेप देते हैं, ऐसे ऐसे रोल में।
तो उससे कितना ज़्यादा हार्म होता है आप ये सोचिए। सिलिका जो जल रहा है उससे ग्लास बन रहा है, उससे बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैसेस निकल रही हैं जो हम सांस ले रहे हैं, और उससे वो एक हार्म हो गया, एक नुकसान उससे हो गया कि वो सांस लेते हैं तो वो अंदर जाएगा, वो एक नुकसान हो गया। दूसरा, अंधेरे में जो भट्टी जल रही है उस भट्टी से जो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी निकल रही है वो रोशनी आंखों के लिए नुकसानदेह है, 2 नुकसान हो गए। तीसरा, वहाँ का पूरा माहौल पॉल्यूटेड है क्योंकि वहाँ धूल झाकड़ मिट्टी है ना, रेत, पाउडर ग्लास पूरा का पूरा जहर है वो उड़ रहा है वहाँ। तो इन सब के बीच मुकेश और उसकी पूरी की पूरी फैमिली काम करे क्या, बैंगल्स बनाने का। तो अनीश जब वहाँ पहुँचती हैं, उन्होंने पूछा वहाँ मुकेश से कि बेटा आपका नाम क्या है? कहा मुकेश है। तो अच्छा आप क्या करते हो? नहीं तो मैं चूड़ी बनाता हूँ। और आपके घर वाले भी चूड़ी बनाते हैं। अच्छा तो और क्या काम करते हो? नहीं और कोई काम नहीं करते। पढ़ने जाते हो? पढ़ने भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हो? तो बस ऐसे ही नहीं जाते हैं, कोई नहीं जाते हैं तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो फिर हुआ क्या कि उन्होंने देखा, वो थोड़े से अंदर गई, उन्होंने पूरा माहौल देखा। किसने? अनीश जंग, हमारी जो ऑथर है, उन्होंने पूरा माहौल देखा। अब उनको लग रहा था कि नहीं ये बच्चा भी जो है वो साहिब की तरह। तो उसने पूछा बच्चे से कि बच्चा आप ये बताओ, मुकेश ये बताओ कि आप करना क्या चाहते हैं? तो मुकेश ने कहा कि नहीं मैडम देखिए, हम तो खैर ये चूड़ी की फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं कि मैं ज़िंदगी भर इस पूरी की पूरी चूड़ी फैक्ट्री में गुजारूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी इस चूड़ी फैक्ट्री में गुजारूँ। मैं 4 व्हीलर चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो कैसे चलाओगे? नहीं मैंने कुछ सोचा है, मैं जब थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा तो मैं शहर में जाऊँगा, शहर जाने के बाद मैं वहाँ मैकेनिक का काम सीखूँगा। मैकेनिक का काम अगर सीखूँगा तो गैराज में मुझे फ्री में गाड़ियाँ चलानी मिल जाएंगी, मुझे बड़ा मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। ऐसा किसने कहा? मुकेश ने कहा। तो उस बच्चे के लिए आप ये सोचिए कि वो बच्चे ने ये ठान लिया है कि उसको बैंगल की फैक्ट्री से निकलना है और अपनी लाइफ अच्छे से अचीव करनी है, उसको ड्राइव करना है कार और उसको मैकेनिक बनना है। तो अब अनीश जंग को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये बच्चा भी उसी के था जिसका बचपन छिप चुका है। अब वो अनीश जंग घर में गई, मुकेश के घर में। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी दादी है, एक ग्रैंड मदर है और उनकी और मुकेश की एक बहन है, छोटी बच्ची, जिस बच्ची का नाम क्या है? सविता है, मुकेश की बहन सविता। अब उन्होंने ग्रैंड मदर से पूछा कि दादी जी आप ये बताइए कि बैंगल आप क्यों बनाते हैं? तो दादी ने कहा कि ऐसे टुकुर ना देखो, बैंगल बनाने का काम हमारे पुरखों का है, पुरखों से हम बैंगल्स ही बनाते हैं, चूड़ियाँ ही बनाते हैं। और क्या काम करेंगे, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो हम चूड़ियाँ ही बनाते हैं और ये प्रथा है, हमारा काम सिर्फ चूड़ियाँ बनाना है। तो इन्होंने चूड़ियों की क्वालिटी देखी, तो इनको पता चला कि वो चूड़ियों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी जो चूड़ियाँ वहाँ बन रही थी। तो इन्होंने कहा आप तो चूड़ियाँ बहुत अच्छे से बना रही हो। अनीश जंग ने कहा कि दादी आप चूड़ियाँ बहुत अच्छे से बना रहे हो, यहाँ जितने भी घर हैं वो सब बहुत अच्छी चूड़ियाँ बना रहे हैं, तो आप एक ग्रुप क्यों नहीं बन जाती, एक छोटी सी कंपनी या एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाती? तो दादी ने कहा ना बेटी, तो पाप है, हम अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो बड़े लोग जो है ना हमारे मालिक, वो हम पे केस कर देंगे, गुनाह हो जाएगा, ये क्राइम हो जाएगा, हम लोग को फिर चोर क्रिमिनल क्या क्या पता नहीं बोल देंगे और हमको जेल में भर देंगे। उससे अच्छा है हम अपने ही घर में चूड़ी बनाएं और फिर मालिक को दें, मालिक जो काम करें वो अपने हिसाब से करें। ठीक, तो अब उन चूड़ियों के अनीश जंग जो हमारी ऑथर है, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये चूड़ियाँ बहुत अहम रोल अदा करेंगी। कैसे? इन चूड़ियों ने क्या किया है, इन चूड़ियों ने इनका पूरा घर संभाला हुआ है। किसका? मुकेश का। मुकेश का घर संभालने के बाद उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची भी चूड़ी बना रही है। तो इन्होंने सोचा कि ये बच्ची जो सविता है, इसने तो सोचा भी नहीं होगा कि इन चूड़ियों का रोल जो अभी शुरू हुआ है ये लास्ट तक खत्म नहीं होगा। कैसे? छोटी है बच्ची तो वो चूड़ियाँ बना रही है, उसको चूड़ियाँ बनाने की टेंशन है। जब वो बड़ी हो जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी तो यही चूड़ियाँ उसके सुहाग का हिस्सा हो जाएगी, है ना। यही चूड़ियाँ उसके सुहाग का हिस्सा हो जाएंगी और यही चूड़ियाँ उनको पहननी पड़ेगी। तो ये सब किसने रियलाइज़ किया? अनीश जंग ने। और अब ये पहुंच गए किनके पास? मुकेश के पापा के पास। उन्होंने कहा कि आप क्या कर, मतलब आपने इतनी चूड़ियाँ बनाई है तो आपने कोई डेवलपमेंट किया है, कोई विकास किया है? तो मुकेश के पापा बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा कि विकास किया है,
घर देख रहे हैं, ये घर यही चूड़ी बेच बेच के ही तो बनाया है। तो अनीस जंग को ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो लोग हैं जो स्लम में रह रहे हैं, इनके लिए एक घर बनाना कितनी बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि ये अभी भी है, गाँवों में अगर किसी ने घर बना लिया तो वो बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। घर बनाते ही ना सब फिर गाँव वाले उनके घर जाकर फिर पूछने लग जाते हैं, अच्छा घर बना लिया, बेटे की शादी कब करेगा, बच्चे की विदाई कब करेगा। ये सब भैया घर रहने के लिए भी होता है ना। तो घर बना लेना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये रियलाइज़ किया किसने, अनीस जंग ने। और उन्होंने ये देखा कि वहाँ जो दो बच्चे हैं, एक कौन, मुकेश, और दूसरा उसकी बहन कौन, सविता, उन दोनों का बचपन वहीं बीत रहा है। कहाँ बीत रहा है, उस चूड़ी के भट्टी के पास। और वही चूड़ी की भट्टी जो जल रही है उसमें उनका बचपन भी जल रहा है, बचपन छिन रहा है। क्लियर। अब मुकेश ने डिसाइड किया हुआ था कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, मैकेनिक बनेगा। क्या चलाएगा, कार चलाएगा। सो दिस इज व्हाई द चैप्टर द स्टोरी टॉक्स अबाउट आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो अब इस चैप्टर में हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, दो स्टोरीज हैं, दो कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर क्या, साहिब आलम। साहिब आलम में क्या चेंज आया, साहिब आलम में चेंज क्या आया, वो अपनी सिचुएशन से हार चुका था। जो रैग पिकिंग करता था, जो कचरे उठाता था, वो उससे हार चुका था। उसने कंडीशंस को एक्सेप्ट किया और उसने चाय की टपरी पे काम किया, अपना बचपन खो दिया और उसके बाद उसने चाय की टपरी पे काम किया और उतने में वो खुश था। लेकिन ये जो मुकेश है वो संतुष्ट नहीं था अपनी ज़िंदगी से, उस चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री से संतुष्ट नहीं था। वो और भी बड़ा काम करना चाहता था। क्या बनना चाहता था, एक मैकेनिक। उसने और स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद वो क्या बन गया, एक मैकेनिक और एक कार चलाने के लिए वो मतलब वो अपना सपना पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तो यहाँ हमारे पास दो स्टोरीज हैं, थीम पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर, जिसमें दोनों स्टोरीज में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों का बचपन छिन चुका है और वो बचपन के छिनने को ही यहाँ लॉस्ट स्प्रिंग कहा गया है। क्लियर। थीम पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर, जो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन था। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स अपोजिट जो उनके थॉट्स थे वो क्या थे, दोनों का एटीट्यूड, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। एटीट्यूड का मतलब घमंड या ईगो कभी नहीं होता है। एटीट्यूड आपका नेचर, आपकी मेंटेलिटी जो है वो आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड किसका था, मुकेश का, जिसने कंडीशंस को एक्सेप्ट किया और स्ट्रगल किया और वो अपने ड्रीम को अचीव करना चाहता था और कार चलाना चाहता था, मैकेनिक बनना चाहता था। दूसरा बच्चा जो है साहिब आलम, साहिब आलम ने कंडीशंस के सामने घुटने टेक दिए, उसने हार मान ली और वो जो चाय की टपरी पे काम करता था उसने उसी को अपनी लाइफ मान लिया और वो आगे स्ट्रगल करके नहीं बनना चाहता था, वो वहीं संतुष्ट हो चुका था। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग। You need to know that lost spring is a metaphorical line. मेटाफर मतलब रूपक अलंकार। इसका मतलब ये बताया गया है, स्प्रिंग जो है वो बचपन से रिलेटेड है, नई उम्मीदें, नई आशा और वो जो बेफिक्री है जो बचपन में होती है, तो किसी बच्चे से उसका बचपन छिन जाना ऐसा है जैसे कि स्प्रिंग का, बसंत के मौसम का दूर हो जाना या छिन जाना। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग।